Hello friends, good afternoon. So this is the second lecture of the RCC subject for the GATE exam, that is the crash course, all of you know that. So in the last class what we have seen that about the syllabus and the important point that which is generally asked in the exam, that is the beam, column and pre-stress concrete and basic of limit state method, ये जनरली एग्जाम में आते हैं. एंड जब हमने सब्जेक्ट स्टार्ट किया था कल की क्लास में, तो हमारे पास में जो हेडिंग था डिजाइन ऑफ रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर के डेफिनेशन के बारे में कंप्लीटली डिस्कस किया था. और स्ट्रक्चर का डेफिनेशन हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो क्या था? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मेंबर्स विच इज डिजाइन फॉर स्पेसिफिक पर्पज. स्पेसिफिक पर्पज मीन्स द डेड लोड एंड लाइव लोड आर टेकन करस्पॉन्डिंग टू IS 875 पार्ट 1 एंड 2 के द्वारा, राइट. एंड देन डिजाइन वर्ड को देखा था. डिजाइन मीन्स आरसीसी में डिजाइन का मतलब होता है डिटरमाइन द मिनिमम कैलकुलेशन, मिनिमम डायमेंशन एंड एरिया ऑफ स्टील. यानी कि आरसीसी में अगर डिजाइन आ रहा है तो इसके अलावा हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं. देयर इज अ वर्ड दैट इज कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन का मतलब होता है इट एंश्योर बाय स्टेबिलिटी एंड इक्विलिब्रियम कंडीशन So the equilibrium condition are three: summation fx equal to 0, summation fy equal to 0 and summation mz equal to 0. So summation fx equal to 0 means the displacement due to horizontal force must be 0 in x direction. Similarly, fy में अगर हम देखते हैं तो displacement due to the vertical force in y direction must be 0. mz equal to 0 हो जाएगा, तो रोटेशन जो है वो 0 होना चाहिए. दैट जो है हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया था. नाउ माय डियर फ्रेंड, अब आगे अगर हम देखें तो भाई हेडिंग के अंदर हमारे पास में स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है. नाउ सीमेंट. सीमेंट जो होता है इट इज द बाइंडिंग मटेरियल विच बाइंड द एग्रीगेट विद द हेल्प ऑफ सैंड एंड सीमेंट स्लरी. सीमेंट एक बाइंडिंग नेचर का मटेरियल होता है जो एग्रीगेट को बाइंड करता है विद द हेल्प ऑफ सैंड एंड सीमेंट के द्वारा. नाउ अब जो स्लरी बनती है वो स्लरी बनती है विद द हेल्प ऑफ वाटर. तो कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि भी एग्रीगेट के चारों साइड चिपक के बाइंड करके सैंड और सीमेंट जो है वो एक सॉलिड फॉर्म बनाते हैं, उसको बोला जाता है कंक्रीट. उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड कंक्रीट. तो कंक्रीट को अगर हम डिफाइन करें तो कंक्रीट डेफिनेशन दिया जा सकता है इट इज मिक्सचर ऑफ सैंड, एग्रीगेट, सीमेंट, वाटर एंड एडमिक्सर. कंक्रीट जो है मिक्सर होता है, किस किस का होता है? इट इज द मिक्सचर ऑफ सैंड, aggregate, cement, water and admixture. Already we have seen about the cement, so I will not explain here again. So let me discuss about the sand and aggregate. तो sand और aggregate जो distinguish किए जाते हैं particle size के द्वारा किए जाते हैं. A particle size less than 4.75 mm, then it come into the fine aggregate, and particle size greater than 4.75 mm, then it is come in the coarse aggregate. मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट जो है वो कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता 1/4 ऑफ मिनिमम थिकनेस ऑफ द मेंबर. ये अभी तक नहीं आया पेपर में. दैट मे बी आस्क्ड इन द कमिंग जो भी एग्जाम होंगे उसमें, राइट. देन नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कंक्रीट के अंदर ही हमारे पास में सबसे पहले हमने सैंड और एग्रीगेट को डिस्टिंग्विश कर लिया. सीमेंट के बारे में हम जानते हैं. नाउ कम ऑन द वाटर. तो वाटर का जो पर्पस होता है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट करना, यानी कि सीमेंट को हाइड्रेट करना एंड वर्केबिलिटी को इम्प्रूव करना, राइट. मेन पर्पस क्या होता है सीमेंट वाटर का? कंक्रीट के अंदर मेन पर्पस होता है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट एंड इम्प्रूव द वर्केबिलिटी. दूसरा जो वाटर का जो पॉइंट होगा, पहला पॉइंट वाटर का पर्पस हो गया. वाटर का दूसरा पॉइंट होगा कि वाटर सीमेंट रिएक्शन जो होती है, वाटर सीमेंट रिएक्शन जो होती है वो रिएक्शन होती है केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन को ही हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट बोलते हैं, यानी कि सीमेंट का हाइड्रेट होना केमिकल रिएक्शन है. और इस रिएक्शन में हीट जो है वो इवोपरेट होती है, और इस रिएक्शन को बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है हीट विल बी इवोपरेट. अब जब हीट इवोपरेट होगी तो इस हीट की वजह से क्रैक अपीयर होंगे, और ये जो क्रैक होते हैं इनको बोला जाता है थर्मल क्रैक.
और इन थर्मल क्रैक को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्योरिंग करते हैं। ठीक है, इसीलिए जब भी आप कंक्रीटिंग का स्ट्रक्चर बनाते हैं, कंक्रीटिंग करते हैं, तो आफ्टर सम डेज शटरिंग हटाने के बाद में हम लोग उसके अंदर क्योरिंग करना रेगुलर जो है क्योरिंग करते हैं, ताकि जो थर्मल क्रैक का जो इफेक्ट हो रहा है या थर्मल क्रैक की वजह से जो क्रैक आ रहे हैं वो प्रिवेंट किया जा सके। इट मीन्स कि तुम्हारे पास अगर किसी एक यूनिट मिक्स के अंदर या वॉल्यूम के अंदर आपको सीमेंट का यूज एक लिमिट आपको फिक्स करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आप 1 मीटर क्यूब का कोई भी एक ब्लॉक लेते हैं, 1 मीटर क्यूब का कोई भी एक ब्लॉक लेते हैं और उस 1 मीटर क्यूब के ब्लॉक में आप जितना ज़्यादा सीमेंट ऐड करेंगे, उतनी ही ज़्यादा हीट इवेपोरेट होगी। जितनी ज़्यादा हीट इवेपोरेट होगी तो उतना ही मोर चांसेस होगा कि भाई उसके अंदर तुम्हारे पास क्रैक अपीयर होगा। तो इसीलिए आईएस कोड ये कहता है, आईएस कोड मीन्स आईएस 456-2000, आईएस कोड ये कहता है कि आप 1 मीटर क्यूब के अंदर, अगर आप 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम लेते हैं, उसके अंदर 450 केजी से ज़्यादा आप सीमेंट यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप इससे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उस ब्लॉक के अंदर क्रैक अपीयर होगा ही होगा, आप उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते। Okay, so that is the second point of the water. Now there is a third point. तो वाटर के बारे में हमने कहा था, इन वाटर बाय सीमेंट रेशियो द वाटर इज फ्री वाटर, यानी कि जब भी आप W बाई सी रेशियो लिखते हैं, जब भी आप W बाई सी रेशियो लिखते हैं, तो यहाँ पे W जो दिया जाएगा वो W हो जाएगा, दैट इज द फ्री वाटर। ये एडेड वाटर नहीं है। अब फ्री वाटर का मतलब क्या है? तो फ्री वाटर का मतलब ये होता है कि आप किस जैसे ऐसे समझिए, आप किसी एक मिक्स के अंदर क्या-क्या है? एग्रीगेट भी है, सैंड भी है, सीमेंट भी है। इस मिक्स के अंदर अगर आप वाटर ऐड करते हैं, तो सैंड की कोई वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी नहीं होती है, ठीक है? एग्रीगेट की वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है। तो माय डियर फ्रेंड, जितना वाटर आपने ऐड किया है, वो पूरा का पूरा वाटर तो सीमेंट को हाइड्रेट नहीं कर रहा। भाई जितना वाटर आपने ऐड किया है, दैट वाटर कंप्लीटली जो है वो सीमेंट को हाइड्रेट करने के यूज में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि W/C रेशियो में वही वाटर लिखा जाएगा जो वाटर इस सीमेंट को हाइड्रेट कर रहा है, ठीक है? इट मीन्स एडेड वाटर में से कुछ वाटर जो है एब्जॉर्ब कर लिया गया एग्रीगेट के द्वारा, कुछ वाटर एब्जॉर्ब कर लिया गया एग्रीगेट के द्वारा। तो जो वाटर एग्रीगेट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया है, वो वाटर सीमेंट को हाइड्रेट नहीं कर रहा। इट मीन्स दैट वाटर विल नॉट कंसिडर इन द कैलकुलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि एडेड वाटर में से कुछ वाटर एग्रीगेट ने एब्जॉर्ब कर लिया, अब जो बचा हुआ है उसको बोला जाता है फ्री वाटर। उसको क्या बोला जाता है? फ्री वाटर। So that free water will be used to hydrate the cement. Will be used to hydrate the cement. So that's why that is called the free water. ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। Now इसमें हमने बोला था सेकंड पॉइंट में कि भाई हमारे पास में वाटर सीमेंट रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब केमिकल रिएक्शन है तो तुम्हारे पास में वाटर का पीएच एक वैल्यू में रहना चाहिए, यानी कि एक रेंज में रहना चाहिए। ना तो बहुत ज्यादा बेसिक नेचर का होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर का होना चाहिए। तब उस केस में क्या होगा? आईएस कोड ये कहता है कि pH of water should be greater than 6 and should not less than 6. pH of water should be greater than 6 and should not less than 6. It means कि जब यहाँ पे बोला गया 6 से कम नहीं होना चाहिए, चलो मान लेते हैं 6 हमारा बॉटम लेयर आ गया, बॉटम बाउंड्री आ गई। अब में 6 से ज्यादा होना चाहिए, तो 6 से ज्यादा कितना तक, कहाँ तक जाया जा सकता है? तो तुम्हारे पास में पीएच ऑफ वाटर जो होता है, वाटर का पीएच जो होता है, वो एक किस रेंज में होना चाहिए? वो रेंज होना चाहिए तुम्हारा 6 to 8.5, यानी कि मिनिमम 6 हो सकता है, मैक्सिमम आप 8.5 जा सकते हो। बट बेटर वर्केबिलिटी के लिए आप क्या करेंगे? आप जो है वो 6 to 8.5 के बीच में इसका रेंज रखेंगे। ठीक है दोस्तों, सो दैट इज द वाटर। तो यहाँ पे तुम्हारे पास सैंड और एग्रीगेट ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, सीमेंट देख चुके हैं, वाटर के बारे में हमने कंप्लीटली देख लिया। नाउ कम ऑन द एडमिक्सर। सो एडमिक्सर के बारे में अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें तो एडमिक्सर क्या होता है? एडमिक्सर होता है कि भाई कहीं पे तुम्हें बहुत जल्दी सेटिंग टाइम चाहिए,
यानी कि आप ये चाहते हैं कंक्रीट जल्दी से जल्दी हार्ड हो जाए, कहीं पे आप चाहते हैं नहीं थोड़ा डिले करके कंक्रीट हार्ड हो। अब कंक्रीट का जल्दी हार्ड होना इनिशियल सेटिंग टाइम, कंक्रीट का लेट हार्ड होना और जो है वो एंड सेटिंग टाइम बोल सकते हो। तो दोस्तों कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो है वो कितना जल्दी गेन करेगा, कितनी देर बाद में गेन करेगा, वो डिपेंड करता है केमिकल रिएक्शन पे। जो वाटर और सीमेंट का केमिकल रिएक्शन रहा है उस पे डिपेंड करता है। अगर वो रिएक्शन स्पीडली होती है, रैपिडली अगर होती हैं, सो यू विल गेट द अर्ली सेटिंग टाइम। अगर वो स्लोली चलती हैं तब आप कहते हो कि भैया लेट सेटिंग टाइम देगा, यानी कि थोड़ा बाद में देगा। तो एडमिक्सर जो मिलाया जाता है वो मिलाया जाता है टू अफेक्ट द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अफेक्ट द केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन तुम्हारे पास में हो रही है उसको अफेक्ट करता है एडमिक्सर। तो ये तुम्हारे पास अलग अलग तरीके का एडमिक्सर होता है, जिस पर्पज के लिए चाहिए वो पर्पज यहाँ पे फुलफिल किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर मैं क्या अपनी मर्जी से कोई भी एडमिक्सर ऐड कर सकता हूँ क्या? तो आंसर होगा नहीं, नहीं कर सकते। आप एडमिक्सर ऐसा कभी यूज नहीं करेंगे जो रेनफोर्समेंट को कोरोजन में कर दे। रेनफोर्समेंट को क्या कर दे? कोरोजन कर दे। ऐसा आप कभी एडमिक्सर यूज नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, राइट। और एडमिक्सर जो लिया जाता है वो लिया जाता है IS 9103 कोड के द्वारा। 9103 कोड के द्वारा जो है वो जो है एडमिक्सर लिया जाता है। चल, so this is all about this one. Now there is a next point, note one करके, water and admixture are added, water and admixture are added as per strength requirement. अब concrete of strength required of the concrete। तो concrete का जो strength होता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो strength of concrete depends on, पहला हो जाएगा। अब देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है किस किस पे। तो आप सबसे पहले देखो जहाँ पे कंक्रीट बन रहा है मिक्सिंग के टाइम वहां क्या क्या पैरामीटर आ सकता है? वहां पे आ सकता है क्वालिटी ऑफ मटेरियल, प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल, मिक्सिंग पैटर्न, किस तरीके से आप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पैरामीटर जो होंगे वो कब होंगे? जब कंक्रीटिंग बन रहा है। तो पहला आपने जो लिखा है वो लिखा है प्रोपोर्शन एंड क्वालिटी ऑफ द कंक्रीट, या मटेरियल लिख दो। मटेरियल का मतलब आप सीमेंट कौन सा यूज कर रहे हैं, या वो सारा इसमें आ जाएगा। तो कंक्रीट ऑब्लिक मटेरियल लिख देता हूँ मैं इसमें। दूसरा हो जाएगा, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा हो जाएगा जब आप उसको प्लेस कर रहे हैं, यानी कि फाइनली जब आप जहाँ पे यूज करते हैं वहां कौन कौन से पैरामीटर हो सकते हैं। तो वहां पे आपको बोला जाता है कि आप कंक्रीट को किस तरीके से प्लेस कर रहे हैं। प्लेस करने का मतलब है आप जो है वो ट्यूब के द्वारा उसको कंक्रीट को फोल्ड कर रहे हैं, या पान के द्वारा कंक्रीट को फोल्ड कर रहे हैं। तो अगर आप किसी एक हाइट से कंक्रीट को अगर गिरा रहे हैं तो IS कोड उसके लिए भी लिमिट देता है कि भाई तुम जो है एक सर्टेन हाइट के ऊपर, अगर सर्टेन हाइट के जो लिमिट दे रखा है उससे अगर और ज्यादा हाइट से अगर आप कंक्रीट को गिराते हो तो कंक्रीट का कोई मीनिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा मकसद क्या है कि एग्रीगेट के साइड जो सीमेंट पे सीमेंट सेंड का जो स्लरी चिपका हुआ है वो नहीं हटना चाहिए। जब आप कंक्रीट को गिरा रहे हो, अगर आप एक सर्टेन हाइट से ज्यादा पे गिराते हो तो वहां पे एग्रीगेट सेपरेट हो सकता है, और उस केस में कंक्रीट नहीं होके ओनली एग्रीगेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, यानी कि आपका प्लेसिंग मेथड कौन सा है, किस तरीके से आप प्लेस कर रहे हैं, वो भी कंक्रीट की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है। उसके बाद में आता है, मान लो आपने जैसा कोड बोल रहा है वैसे आपने उसको जो है वो प्लेस कर दिया। नाउ आता है कंपैक्शन, कि जो कंक्रीट आपने प्लेस किया है उस कंक्रीट में से एयर को एंट्रैप करवाना है, एयर जो है उसको बाहर निकालना है, जीरो वॉइड रेशियो रखना है, तो आप कॉम्पेक्शन करोगे। तो कॉम्पेक्शन का मेथड आपने कौन सा यूज किया है? दैट विल आल्सो अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। एंड द फाइनल हो जाएगा क्यूरिंग, यानी कि आपने किस तरीके से प्लेस किया है, किस तरीके से कॉम्पेक्शन किया है, एंड क्यूरिंग आपने किस तरीके से किया है, ये भी कंक्रीट की स्ट्रेंथ को डिसाइड करता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने वहां पे देखा जहां पे उसको बन रहा है, और दूसरा देखा जहां पे ये यूज किया जा रहा है। अब आपने कई बार देखा होगा
कि भाई कास्टिंग यार्ड जहाँ पे कंक्रीटिंग बनता है वो अलग जगह होता है, और जहाँ पे कास्टिंग यार्ड भी बोल सकते हो या बेचिंग प्लांट भी बोल सकते हो, और दूसरा होता है जहाँ पे कंक्रीट हमें यूज करना होता है। तो कास्टिंग यार्ड या बेचिंग प्लांट से जहाँ पे यूज करना है उसके बीच में जो टाइम लगता है ट्रांसपोर्टेशन में, वो टाइम भी कंक्रीट की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है। हम ये जानते हैं कि कंक्रीट का इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स होता है। हमें जानते हैं कंक्रीट का इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है, 30 मिनट होता है। तो अगर मैं 30 मिनट के अंदर अंदर अगर मैं उसको प्लेस नहीं किया तो कंक्रीट जहां है वहीं हार्ड हो जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा कि जब कंक्रीट कैरी किया जाता है तो रोटेटिंग रोलर में ले जाते हैं, जो एक फिक्स आरपीएम से रोटेट करता रहता है। तो उसको रोटेट करने का मकसद ये है कि उसको आप हार्ड नहीं होने देना चाह रहे हैं, जहां यूज करना चाह रहे हैं वहीं आप उसको हार्ड करेंगे। तो द टाइम बिटवीन मिक्सिंग एंड प्लेसिंग दैट इज आल्सो द इम्पोर्टेंट पैरामीटर which will be affect the strength of concrete। यहाँ तक हम लोगों ने कल की क्लास में देख लिया था। तो कोई डाउट हो तो बताइए यहाँ पे, एनी वन ऑफ यू। अगर यहाँ पे किसी को डाउट है तो बताइए। सो दैट ऑल वाज द, हम ये बोलें कि हमारे पास में कंक्रीट के बारे में डिटेल था। ठीक है दोस्तों, सो नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसके अंदर हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो हो जाएगा ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रेड ऑफ कंक्रीट। सबसे पहले हो जाएगा दैट इज ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में अगर मैं देखता हूं दोस्तों, तो इसमें क्या दिया जाएगा। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट को जो एक्सप्रेस किया जाता है वो एक्सप्रेस किया जाता है एम डिजाइन मिक्स एंड सम न्यूमेरिक वैल्यू। जैसे मान लो मैंने M15 मान लिया, दैट इज M15 या M20 M25 वॉट एवर भी, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ दैट M इज द मिक्स या डिजाइन मिक्स, और 15 यानी कि न्यूमेरिक डिजिट जो यहाँ पे लिखा है वो लिखा जाता है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है दोस्तों। तो ये दिया जाता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट को हम एक्सप्रेस करते हैं। तो मेरे पास में ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है वो जो है वो IS 456 के करस्पॉन्डिंग एज पर IS 456 2000 के करस्पॉन्डिंग ग्रेड ऑफ कंक्रीट को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ग्रेड ऑफ कंक्रीट को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया। वो डिवाइड हो जाएगा तुम्हारे पास दैट इज, पहला हो जाएगा नॉमिनल मिक्स कंक्रीट, नॉमिनल मिक्स कंक्रीट। दूसरा हो जाएगा प्लेन सीमेंट कंक्रीट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। तीसरा हो जाएगा रेनफोर्ड सीमेंट कंक्रीट, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। अब इसको मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता देता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे हमारे पास में जो भी नोटेशन लिखे गए हैं इसको बोला जाता है PCC और इसको बोला जाता है RCC कंक्रीट। ठीक है, गेट एग्जाम में जो ज्यादा से ज्यादा पूछ सकता है वो ये पूछ सकता है कि भाई प्लेन कंक्रीट के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना होगा और RCC के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना होगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको एलोबरेट कर देता हूँ, बिकॉज यस्टरडे आई टोल्ड यू दैट क्रेश कोर्स है, लेकिन इससे आप किसी भी एग्जाम, मैं ESC की बात नहीं कर रहा, IAS IFS की बात नहीं कर रहा, उसके अलावा जितने भी आपके PSUs हैं या AN JN है वो सारा इससे बना सकते हैं। तो जब इससे बना सकते हैं तो हमें थोड़ा बहुत इसके बारे में देखना होगा। तो सबसे पहले हो जाएगा मेरे पास नॉमिनल मिक्स कंक्रीट। नॉमिनल मिक्स कंक्रीट, तो नॉमिनल मिक्स कंक्रीट वो कंक्रीट होता है जहां पे प्रोपोर्शन पहले से प्री डिफाइंड रहता है। राइट, इट इज द मिक्स, इट इज मिक्स वेयर proportion
proportion are, it is a mix where proportion are predefined. Proportion is predefined. जब proportion पहले से defined है, predefined है, तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे ये independent of load है. predefined का मतलब क्या हो गया? predefined का मतलब हो गया means independent of load. independent on load. ये लोड पे डिपेंड नहीं कर रहा. जब ये लोड पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसका मतलब इसको हम लोग ओनली लाइट स्ट्रक्चर में, टेम्परेरी स्ट्रक्चर में और ओनली कंप्रेसिव लोड में इसको यूज कर सकते हैं. इसके अलावा इसको यूज कहीं नहीं कर सकते. ठीक है, तो दैट इज द मीन ऑफ प्री डिफाइंड. नाउ अब मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ तो मेरे पास में ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो दिया जाता है वो दिया जाएगा दैट इज M5, M10, M15 एंड M20. तो यहाँ पे तुम्हारे पास में हो जाएगा दैट इज द सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट. तो अगर आप इसके लिए प्रोपोर्शन देखोगे दोस्तों तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1:5:10, 1:5:10 एंड M10 के लिए होगा 1:3:6, 1:3:6, 1:2:4, 1:2:4, 1:5 एंड 3, 1.5 एंड 3. सो ये कुछ प्रोपोर्शन है जो आपको ध्यान रखने हैं. तो दैट इज ऑल अबाउट द प्लेन नॉमिनल मिक्स कंक्रीट. नेक्स्ट हो जाएगा प्लेन सीमेंट कंक्रीट. नेक्स्ट हो जाएगा प्लेन सीमेंट कंक्रीट. प्लेन सीमेंट कंक्रीट. तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो होता है इसको बोला जाता है दैट इज PCC. इसको डिनोट किया जाता है PCC. क्योंकि ये ओनली कंक्रीट है, इसके अंदर रेनफोर्समेंट नहीं इंसर्ट किया गया है. इसका मतलब ये जो है वो ओनली कंप्रेसिव लोड ले सकता है दैट इज द स्टैटिक कंप्रेसिव लोड. सो इट कैन बी यूज अंडर, it can be used for static compressive load. स्टैटिक कंप्रेसिव लोड के अंडर में इसको यूज किया जाता है. राइट. इसके जो एग्जांपल हो जाएंगे आपके पास दैट एग्जांपल्स आर, यानी इसके लिए ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो होगा वो हो जाएगा M15, M20 एंड M25. यहाँ पे कैपिटल M मिक्स को शो कर रहा है एज ऑलरेडी आई टोल्ड यू. सो दीज आर ग्रेड ऑफ कंक्रीट विच लाइज इन द रेंज ऑफ PCC. ये PCC के लिए होता है. नेक्स्ट हो जाएगा RCC. तीसरा हो जाएगा रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट. रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट दैट इज फॉर RCC. तो दोस्तों RCC के अंदर हम देखें तो यहाँ पे रेनफोर्समेंट इंसर्ट किया गया है. तो ये किसी भी लोड के लिए इसको आप यूज कर सकते हो. राइट. तो इट कैन बी यूज फॉर एनी काइंड ऑफ द लोड. तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में it can be used for any kind of load. any kind of load. तो यहाँ पे तुम्हारे पास में जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है वो हो जाएगा तुम्हारे पास M20, M25, M30, M35, 20, 25, 30, 35, 40, M40, M45, M50, M55. So these are grade of concrete which is normally used in the RCC part. तो ये कितना का टाइप का हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. टोटल 8 ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है RCC के अंदर और 3 ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है PCC के अंदर. तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों तो मेरे पास में 2 ऑब्जर्वेशन निकल के आ रहा है. पहला कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट प्लेन्स, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर PCC के लिए होगा M15 और RCC के लिए हो जाएगा M20. तो पहला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट
नोट 1 में लिख सकते हैं, नोट 1 मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट पीसीसी के लिए होगा M15 एंड आरसीसी के लिए होगा M20। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये दैट इज ए नोट 1। नाउ नोट 2, नोट 2। तो नोट 2 में अगर हम देखें तो हमने ये सारा जो 3 अलग अलग कैटेगरी के लिए लिखा है वो हमारे पास में ये था, ये था। तो अगर मैं आपको बोल दूं कि भी IS 456 जो है वो मैक्सिमम कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज कर सकता है, तो हम लोग बिल्डिंग के लिए बात करेंगे यानी कि आरसीसी के लिए बात करेंगे। तो IS 456 2000 के करस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज किया जा सकता है वो यूज किया जा सकता है M55। इससे ज्यादा ग्रेड ऑफ कंक्रीट को लेके आप IS 456 2000 कोड के प्रोविजन अप्लाई नहीं कर सकते, ना ही उसको लेके आप कोई स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा IS 456 इज नॉट एप्लीकेबल, IS 456 2000 is not applicable of grade of concrete M60 and above, M60 and above यानी कि M60 और उससे ज्यादा के लिए, M60 भी इंक्लूडेड है यहाँ पे, तो M60 और उससे ज्यादा के लिए हम लोग जो है वो IS 456 2000 कोड को यूज नहीं करेंगे। सो दैट इज द वन। सो माय डियर फ्रेंड, इन जो पॉइंट आपको लिखाए जा रहे हैं इनको प्लीज याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पार्ट रहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेड ऑफ कंक्रीट। नाउ अब हम आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पे। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो को दोस्तों कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है वो आपके पास में दी जाती है। एक हो जाएगा तुम्हारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, एक हो जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, दूसरा होगा फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, एंड तीसरा हो जाएगा तुम्हारे पास में टेंसाइल स्ट्रेंथ। राइट। तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो तुम्हें दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं FCK के द्वारा, यानी कि जो भी हमारे पास वैल्यू आता है FCK की वो हम मान के चलते हैं इन जनरल। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ हमारा कहलाता है FCR, और टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाता है हमारा FCT, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, दैट इज कॉल्ड द टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है। तो वन बाय वन हमें इनके बारे में देखना होगा। अब यहां से मैं आपको एक चीज बता देता हूं, कंक्रीट की जो सबसे मेन स्ट्रेंथ होती हैं जिसको लेके सारे अदर वैल्यूज यानी कि फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ, जो भी वैल्यूज हैं वो सारा डिटरमाइन किया जाता है FCK को लेके, FCK को यूज करते हुए। और FCK तुम्हारे पास में दे रखा है, दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है। तो वन बाय वन इसको हम देखते हैं कि भी क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो सबसे पहला हो जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, सबसे पहला हो जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। Compressive strength of concrete under uniaxial compression, under uniaxial compression, यानी कि हम लोग जो लोड लगा रहे हैं वो एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हैं, बाई एक्सियल और ट्राई एक्सियल लोडिंग हम नहीं अप्लाई कर रहे हैं, हम नहीं अप्लाई कर रहे हैं। सो दैट इज अवर हेडिंग। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा, देखो कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट की मेन स्ट्रेंथ होती है, सारी अदर प्रॉपर्टी यानी कि अगर मैं आपको बोलता हूँ FCR और FCT, FCR और FCT ये दोनों ही डिपेंड करते हैं FCK पे। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेन स्ट्रेंथ होता है कंक्रीट का,
Rest other properties of concrete are dependent on the compressive strength. तो पहला पॉइंट हो जाएगा, it is the main strength of concrete. It is main strength of concrete because all other properties dependent on it. Properties dependent on it. डिपेंडेंट ऑन इट, ठीक है, यानी कि बाकी जितने भी कंक्रीट की प्रॉपर्टी है इस पे डिपेंड करती है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसका कि हम जो टेस्ट करते हैं वो टेस्ट करते हैं, अच्छा इसके लिए कम स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिटरमाइंड, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज determined by CTM machine, compressive testing machine, by compressive test, on specimen। तो यहाँ पे तुम्हारे पास में जो स्पेसिमेन होंगे वो स्पेसिमेन हो जाएगा तुम्हारे पास, एक तो होगा सिलेंडर एंड दूसरा दिया जाएगा क्यूब। इन दोनों में से किसी पे भी हम लेके कर सकते हैं इन कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन। तो ये हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिटरमाइंड बाय कंप्रेसिव टेस्ट ऑन द स्पेसिमेन इन CTM मशीन, इन कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन, जिसको आप CTM मशीन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैलकुलेट की जाएगी, वो की जाएगी सिलेंडर एंड क्यूब के द्वारा, सिलेंडर और क्यूब के द्वारा। और ये दोनों क्यूब को हम लोग CTM मशीन में रखेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे और जिस लोड पे जाके फेल होगा वो तुम्हारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देगा। तो तीसरा पॉइंट हो जाएगा तुम्हारे पास, तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि स्पेसिमेन के बारे में अगर हम देखते हैं तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्पेसिमेन। This is called the cube and this is called the cylinder. This is the cylinder specimen. Okay, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में सिलेंडर स्पेसिमेन, जिसके अंदर इसका लेंथ हो जाएगा दैट इज 300 mm एंड डाया होगा 150 mm, डाया हो जाएगा 150 mm। अगर आप क्यूब में देखोगे दैट इज कॉल्ड द क्यूब, और क्यूब के अंदर अगर आप डायमेंशन देखते हो तो ये हो जाएगा 150, दैट इज द 150 एंड दिस इज आल्सो द 150, यानी कि तीनों डायमेंशन इसका क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 150 150 150 होगा, 150 इंटू 150 इंटू 150, और सिलेंडर का हो जाएगा 300 इंटू 150, हियर इट इज। सो दैट इज द पॉइंट, ये हो जाएगा क्यूब और ये हो जाएगा सिलेंडर। तो जब आप इन दोनों स्पेसिमेन को CTM मशीन में टेस्ट करते हैं तो तुम्हारे पास में सिलेंडर की स्ट्रेंथ कम आती है क्यूब की स्ट्रेंथ, ठीक है। तो चौथा पॉइंट हो जाएगा तुम्हारे पास में, चौथा पॉइंट हो जाएगा तुम्हारे पास में, द स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर इज लेस देन द स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब। तो इसमें हो जाएगा तुम्हारे पास स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर specimen is less than strength of
स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब स्पेसिमेन, स्पेसिमेन। तो अगर मैं इसको FCY, सिलेंडर की स्ट्रेंथ को अगर FCY से रिप्रेजेंट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 0.75 से लेके दैट इज 0.85 FCU। तो यहाँ पे FCU जो CU आया तुम्हारे पास क्यूब स्पेसिमेन के लिए अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे लोड निकालना है, एंड FCY, ठीक है, तो ये हो जाएगा FCY होगा तुम्हारा सिलेंडर का फेलियर स्ट्रेंथ। ठीक है दोस्तों, तो तुम्हारे पास में ये रिलेशन है जो आपको ध्यान रखना है। नाउ कई बार यहाँ पे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं कि जब आप क्यूब की स्ट्रेंथ अगर आपके पास में 100 है तो सिलेंडर की स्ट्रेंथ जो होगा वो 85 से 75 के बीच में होगा, 85 से 75 के बीच में होगा। तो कई बार एग्जामिनर क्या कहता है कि भाई अगर आप यहाँ पे क्यूब का डायमेंशन इंक्रीज कर देते हैं 150 150 150 की जगह अगर आप इसका डायमेंशन 200 200 200 कर देते हैं, तब उस केस में तुम्हारे पास कंक्रीट की स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो कब तक डिक्रीज होगी? तो ये डिक्रीज होगी जब तक आप स्पेसिमेन यानी कि क्यूब का डायमेंशन आप बढ़ाते बढ़ाते 450 तक में चले जाते। तो जैसे ही आप क्यूब का डायमेंशन अगर आप 450 mm से ज्यादा का अगर आप क्यूब बना रहे हैं, 450 लेंथ, 450 विड्थ एंड 450 हाइट mm का अगर आप क्यूब बना रहे हैं, उसको अगर आप CTM मशीन में टेस्ट करोगे तो वो आपको कम वैल्यू देगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जितनी आनी चाहिए उससे कम देगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि भाई वैल्यू कम क्यों दे रहा है, वो वैल्यू कम क्यों दे रहा है? ठीक है, तो इसके पीछे कम होने का लॉजिक क्या है? कम होने का लॉजिक ये है कि जैसे जैसे तुम्हारा डायमेंशन बढ़ता जाता है उतना ही चांसेस के अंदर जो है वो कंक्रीट के अंदर वॉइड रेशियो प्रेजेंट होने के चांसेस होंगे। ठीक है, पूरा का पूरा सीमेंट हाइड्रेट हो बिगर साइज ऑफ क्यूब के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। तो चौथा पॉइंट हो जाएगा कि the compressive strength decrease up to the compressive strength decreases up to the size of cube increase by 450 mm। इसके अगर आप बाहर जाते हो तो तुम्हारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिक्रीज होने लग जाएगा। इसमें हो जाएगा practically there is no decrease in strength, there is no decrease in strength, no decrease in strength, particularly there is no decrease in strength beyond strength with size of specimen greater than 450, यानी कि 450 mm तक अगर आप उसको बढ़ाते जाते हैं तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के अंदर क्या होगा, जो है वो स्ट्रेंथ डिक्रीज होने लगेगी। लेकिन 450 के आगे बाहर चले जाते हैं तो उसके बाद में तुम्हारे पास कोई भी जो है वो चेंजेस नहीं होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के 4 पॉइंट लिख दिए। अब हो जाएगा एनालिसिस ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट क्यूब। हमारा टॉपिक हमारा इसमें क्या होगा, ये पॉइंट हो जाएगा कि भाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो होता है वो कैसे उसको हम एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास हेडिंग वेरिएशन इन स्ट्रेंथ, वेरिएशन इन स्ट्रेंथ, तो वेरिएशन स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपके पास में एक बड़ा सा एक पान लिया आपने, उसके अंदर सारा मिक्स किया, सीमेंट को हाइड्रेट किया, एग्रीगेट डाला, सॉलिड फॉर्म बनाया। तो एक ही मिक्स से अगर आप 10 अलग अलग स्पेसिमेन अगर आप बनाते हैं, मिक्स आपके पास में एक ही था, उस मिक्स से आपने 10 अलग अलग स्पेसिमेन बनाए, क्या आप मुझे बता सकते हैं
कि वो 10 सबके सब जो क्यूब हैं क्या आपको सेम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देंगे? एवरीवन आंसर प्लीज। कि जब आपने एक ही मिक्स से 10 स्पेसिमेन बनाए तो क्या सारे 10 के 10 स्पेसिमेन आपको सेम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देंगे क्या? आंसर दीजिए यस और नो में, एवरीवन प्लीज। तो आंसर होगा नो। कोई भी मटेरियल ट्रूली होमोजेनियस नहीं होता है, इसीलिए आप सिमिलर कंक्रीट से अगर आप क्यूब बनाते हैं तो वहां पे वो अलग अलग स्ट्रेंथ देंगे, राइट। तो इसमें हो जाएगा नो मटेरियल इज ट्रूली होमोजेनियस, no material is truly homogeneous, so strength of similar concrete varies in different testing, varies in different testing, different testing। यानी कि तुम्हारे पास में क्या होगा कि भाई जो एक ही मिक्स से जो अलग अलग क्यूब बनाए गए हैं वो सारे के सारे अलग अलग स्ट्रेंथ देंगे, क्योंकि कोई भी मटेरियल ट्रूली होमोजेनियस नहीं होता है। तो अब यहाँ पे मैं यहाँ पे दो डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। This is the one diagram and this is another diagram. So let me draw this diagram and then you will realize कि ये क्या बना गया and आपको भी समझ में आ जाएगा। तो ये आपने जो है वो अलग अलग तरीके से ऐसे बना दिए। अब अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि भाई ये ग्राफ जो मैंने बनाया ये आप उसके बारे में, इस ग्राफ के बारे में अच्छे से जानते हैं तो कोई गलत नहीं होगा। तो क्या होगा दोस्तों, देखिए कि आप मान लीजिए आप सब लोग 9th क्लास पास आउट होंगे, सुनिए ध्यान से। तो 9th और 10th के अंदर आप लोगों को ग्राफ प्लॉट करना सिखाया जाता था, अगर आपको याद हो तो उसमें हम ग्राफ कैसे प्लॉट करते थे कि हम एक्स डायरेक्शन के अंदर जो है, जैसे मान लो मैं आपको बोल देता हूँ एक क्लास में 100 बच्चे हैं, मुझे ये काम करिए इन बच्चों का वेट और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है उसको लेके आप एक ग्राफ प्लॉट करिए। तो हमने सारे 100 बच्चों का सबका वेट जो है वो मेजर किया और हमने मेजर करने के बाद में ये पता चला कि भी 100 बच्चों में से जो वेट आ रहा है वो कुछ ऐसे हैं कि कुछ बच्चों का वेट बहुत कम है, जैसे मान लो 30 kg है, 32 kg है, बहुत कम है, और कुछ का वेट बहुत ज्यादा है यानी कि 100 kg है, 110 kg है। तो हमने क्या करा, इसको वेट लिख दिया यहाँ पे और यहाँ पे लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। यानी कि अगर मैं बोलता हूँ कि पहले वाले जोन के अंदर, इस वाले जोन के अंदर मान लेते हैं कि भाई 30 से 40, 30 से 35 30 से 35 केजी का जो भी वेट के स्टूडेंट होंगे वो यहाँ पे इस जगह लिख दिए जाएंगे। एग्जाम्पल को लेके बात कर रहा हूँ, बट हमने क्या करा, इसको यहाँ पे समझने के लिए हम इसको ले रहे हैं कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ से। तो यहाँ पे हम शो कर देते हैं दैट इज द स्ट्रेंथ, कि भाई इस वाले पार्ट में आएगा स्ट्रेंथ और इस वाले पार्ट में आ जाएगा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, राइट। तो ये जो ग्राफ बना है वो हो जाएगा तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी और स्ट्रेंथ के बीच में। तो इसको बोला जाता है हिस्टोग्राम, दैट इज नोन एज द हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम। तो दोस्तों हिस्टोग्राम तब बनाया जाता है जब आपके पास में नंबर ऑफ सैंपल कम हो, यानी कि तुम्हारे पास में जो है वो सम नंबर ऑफ सैंपल मान लो तुम्हारे पास सारे 5 हैं या 10 हैं ओनली,
तब उस केसेस के अंदर जो है वो हिस्टोग्राम ही ड्रॉ करते हैं। अगर मैं आपको बोल दूं किसी बिल्डिंग के लिए मैंने जो है वो 500 क्यूब बनाए, 200 क्यूब बनाए, अब इसको जब एनालिसिस करते हैं ना, तब ये हिस्टोग्राम नहीं होगा, तब आपको एनालिसिस करना होगा जो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व से। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व क्या होता है, तो वो देखिएगा कि यहाँ पे हमने एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर दिया, दिस वन, दिस इज द सेंटर लाइन हमने ड्रॉ कर दिया लाइक दिस, ये एक सेंटर लाइन हो जाएगा और यहाँ पे ये बेस लाइन हो जाएगी, दैट इज द बेस लाइन। सो माय डियर फ्रेंड, इसके अंदर अगर हम देखें तो क्या होगा, इसमें देखिए नाउ, इसके लिए अगर हम कर्व ड्रॉ करें तो मेरे पास में कर्व बनेगा कुछ ऐसे, लाइक दिस, लाइक दिस। तो ये जो तुम्हारे पास बन रहा है, ये कर्व जो बना है, ये कर्व बनाया, ये कहलाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व। इसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व। अब यहाँ पे दोस्तों देखिएगा कि हिस्टोग्राम तुम्हारे पास कब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व में बदल जाता है, तो ये होता है इफ नंबर ऑफ सैंपल, इफ नंबर ऑफ सैंपल इज मोर, अगर ज्यादा है, अगर नंबर ऑफ सैंपल ज्यादा है, तब तुम्हारे पास में हिस्टोग्राम जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व में। तो अगर इन दोनों ग्राफ को, ये जो मेरे पास एक हिस्टोग्राम बना है, एक बना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व, तो अगर मैं इन दोनों को अगर क्लोजली अगर ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मुझे क्या पता चल रहा है, मुझे ये पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व में तुम्हारे पास कर्वेचर में, यानी कि नॉन लीनियर बिहेवियर में कंक्रीट का स्ट्रेंथ आया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी कर्व मेंबर के लिए मुझे मीन मीडियम निकालना होता है, तो वहां पे मैं जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन टारगेट स्ट्रेंथ का यूज करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो तुम्हारे पास बना है ग्राफ, जो ये तुमने पैराबोलिक के लिए बना दिया है, ये हो जाएगा तुम्हारे पास दैट पॉइंट इज एफ एम, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास द पॉइंट आर सिग्मा। सिग्मा को बोला जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो आप खुद सोचिए कि भाई एक मिक्स के लिए आपके पास जो स्ट्रेंथ आता है वो एवरेज स्ट्रेंथ के पास में आना चाहिए, यानी कि मेन टारगेट स्ट्रेंथ के पास में आना चाहिए। तो गुड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट के लिए अगर आप देखोगे, तो गुड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट के लिए सिग्मा कम स्प्रेड रहना चाहिए। जितना ज्यादा सिग्मा का वैल्यू होगा, उतना ज्यादा वेरिएशन होगा, जितना ज्यादा वेरिएशन होगा उतनी पुअर क्वालिटी ऑफ कंक्रीट कहलाई जाएगी। ठीक है, समझ लो दोस्तों। तो सिग्मा तुम्हारा हो जाएगा दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास सिग्मा, सिग्मा इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। एंड अब यहाँ पे हो गया सिग्मा, हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्या करता है, इट मेजर द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट, इट मेजर द, इट मेजर द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट, क्वालिटी ऑफ कंक्रीट। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, पहला पॉइंट हो जाएगा लार्जर द सिग्मा, larger sigma, more strength variation, more strength variation, more strength variation का मतलब ये हो गया पुअर क्वालिटी ऑफ कंक्रीट, पुअर क्वालिटी। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, वो हो जाएगा स्मॉलर सिग्मा, स्मॉलर सिग्मा का मतलब हो जाएगा लेस स्ट्रेंथ वेरिएशन और गुड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट, गुड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट। इसका मतलब ये हुआ कि सिग्मा अगर ज्यादा स्प्रेड में है और कम स्प्रेड में है, तो उसी के करस्पॉन्डिंग आपको क्वालिटी ऑफ कंक्रीट दिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों, तो मेरे पास में स्टैंडर्ड डेविएशन भी हो गया और इसके बारे में देख लिया, राइट। सो दैट इज द वन।
अब यहाँ पे आप लोगों ने सारा क्लियरली देख चुके हैं। नाउ दिस इज नोन एज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये क्या कहलाया जाता है आपका? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। नाउ अब हम वर्ड यूज कर रहे हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का ही सेकंड पार्ट होगा, जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। जिसको क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं। ये क्या होता है? इट इज द स्ट्रेंथ, इट इज द स्ट्रेंथ below which, it is the strength below which not more than not more than 5% of test results are not more than 5% of test results are expected to fail, expected to fail, यानी कि 5% से ज्यादा स्पेसिमेन फेल नहीं होना चाहिए। तो ये कहलाया जाएगा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो दिया जाता है उसको बोलेंगे हम लोग FCK, दैट इज नोन एज द FCK। और FCK जो दिया जाता है वो दिया जाएगा FM माइनस 1.65 सिग्मा। तो FCK आपको जो दिया जा रहा है वो दिया जाएगा इक्वल टू FM माइनस 1.65 सिग्मा, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे तुम्हारे पास FM हो जाएगा मेन टारगेट स्ट्रेंथ, मेन टारगेट स्ट्रेंथ, और सिग्मा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर तुम्हारे पास में ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है, तो यहाँ पे हो जाएगा M10 और M15 के लिए तुम्हारे पास जो है वो होगा दैट इज 3.5। M20 एंड 25 के लिए दैट वैल्यू इज तुम्हारे पास हो जाएगा 4.0। ग्रेटर देन M30 के लिए हो जाएगा तुम्हारे पास दैट इज 5.0। ठीक है। तो अगर आपका रेंज 20 से 25 के बीच में M20 M25 को लेके है, तो तुम्हारे पास सिग्मा का जो वैल्यू होगा वो सिग्मा का वैल्यू दिया जाएगा 4.0 मेगा पास्कल। ठीक है। कोई डाउट हो तो बताइए इसके अंदर किसी को। इफ यू आर गेटिंग समथिंग देन प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और सबको बताइएगा। आस्क देम टू अटेंड द क्लास रेगुलरली। नाउ अब मैं यहाँ पे एक नोट करके पॉइंट लिख देता हूँ कि अगर तुम्हारे पास कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ है जिसके करस्पॉन्डिंग 50%, 50% में टेस्ट रिजल्ट को फेल मानता हूँ, तब उस केस में तुम्हारे पास FCK का वैल्यू कितना होगा। तो इसको मैं नोट करके पॉइंट लिख देता हूँ। इफ if the strength below if the characteristic strength of material below which not more than 50% of test results are expected to fail,
not more than 50% of test results are expected to fail. तब उस केस में दोस्तों आपके पास में जो FM आया था वो आया था सीधा FM इज इक्वल टू FCK, यानी कि तुम्हारे पास में जो सिग्मा का वैल्यू है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सीधा आपके पास में FM इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? FCK के बराबर हो जाएगा। कब? जब तुम्हारे पास में वैल्यू जो है वो 50% ऑफ टेस्ट रिजल्ट के लगभग है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है। दिस इज द नोट वन वेयर इट इज। ओके, नोट वन नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। आई होप आप लोग इसको बना पाओगे अच्छे से, इसमें कोई इश्यू नहीं होगा। कोई डाउट हो बताइए, कोई भी, किसी को भी। एवरीवन क्लियर? एवरीवन क्लियर? ओके, तो नाउ द नेक्स्ट जो आपका इसमें पोर्शन होगा वो क्या हो जाएगा? जब हमने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में फॉर्मुलेशन देख लिया है तो यहाँ पे आप लोग बड़े इजीली इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। सो दैट इज ऑल अबाउट द compressive strength as well as characteristic strength. Now, before moving the next part, let me introduce about myself and Unacademy platform. तो दिस इज ऑल अबाउट मी, माई सेल्फ बाबूलाल जहांगीर, और मेरा एमटेक IIT मद्रास में स्ट्रक्चर के अंदर। सो फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग। एंड दीज आर सम फीचर फॉर द प्लस एंड आइकॉनिक। तो प्लस पे हम लोग डेली लाइव क्लास, क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन, हिंदी और इंग्लिश में सेपरेट बैच एंड RIB, ये सारे हम लोग प्लस पे प्रोवाइड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वैल्यू वी हैव द सम आइकॉनिक पेज जहाँ पे उनको पर्सनल कोच किया जाता है, स्टडी प्लान बना के दिया जाता है, स्टडी बूस्टर सेशन होगा उन लोगों के लिए ताकि वो बहुत ज्यादा से ज्यादा पेपर अपियर कर सके और विद इन ए टाइम वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की पोजीशन पे आ जाए। दिस इज ऑलरेडी आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास दैट इज कि प्लस पे मेरा जो है वो प्लस पर जो है मेरा स्ट्रक्चरल एनालिसिस चल रहा है, प्लस के ऊपर मेरा स्ट्रक्चरल एनालिसिस चल रहा है। Those who want to join the Unacademy then use the code that is BL20। ये कोड आपका लेगा that is BL20। ठीक है। Now these are some feature which is used after the, यानी कि अगर मैं देखता हूँ तो 12 मंथ का फीस कितना होगा जो है वो प्लस वाले स्टूडेंट के लिए। तो प्लस वाले स्टूडेंट के लिए तुम्हारा जो फीस हो जाएगा वो हो जाएगा that is 27,225। इसी तरीके से 18 मंथ के लिए 34,000 समथिंग एंड प्लस के लिए 39,600 समथिंग। एंड दिस इज फॉर आइकॉनिक बेच जहाँ पे दो ही आपको फीचर दिए, 12 मंथ और 24 मंथ। 12 मंथ का फीस है तुम्हारा 45 समथिंग एंड आइकॉनिक है 66,600। सो ऑल वी नो दैट कि यहाँ पे तुम आइदर BL10 कोड यूज कर लो या BL20 यूज कर लो, कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होना है। दिस इज माई टेलीग्राम, सो दिस इज माई अनअकैडमी प्रोफाइल जो है वो लिंक है, इसको आप शेयर करिए, इसको जो है आप लोग फॉलो करिए ताकि आपको जो भी मेरे क्लासरूम है जो आप क्लासरूम का टाइमिंग वगैरह आपको पता लगता रहे। दिस इज टेलीग्राम लिंक जहाँ पे हम लोग क्लासरूम नोट्स प्रोवाइड करते हैं एंड दीज आर सम यूट्यूब चैनल्स विच विल प्रोवाइड यू टू, दीज आर सम चैनल्स। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों के लिए चैनल है जो मैंने टिक किए हैं। नाउ don't forget to share this video with your friend and don't forget to like this video and comment on this and don't forget to click on the ring bell। ठीक है दोस्तों, बाकी का जो पोर्शन है वो हम देखेंगे कल की क्लास के अंदर। थैंक यू।